प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई जो अप्रेंटिस होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके हमारे क्या अधिकार होते हैं, यानी हम अप्रेंटिस में किन अधिकारियों के तहत हम अप्रेंटिस करते हैं और हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट पर बात करेंगे कि हमारे अप्रेंटिस ट्रेनी जो प्रशिक्षु होता है उसके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो हमारे जो अधिकार होते हैं वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होते हैं और एनएपीएस के तहत होते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट को आधार मानते हुए अप्रेंटिस एक्ट 1961 और एनएपीएस को लेते हुए आईटीआई अप्रेंटिस के ट्रेनी के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानेंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि जब हम कभी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं या आगे प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो चीज़ करनी होती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो जो है अप्रेंटिस के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यदि आपको अप्रेंटिस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पूर्णतः अच्छे से किसी से भी बात नहीं कर पाओगे, अपने अधिकारी से बोल नहीं पाओगे और तुम्हारा हनन होता रहेगा। इसलिए आप अपने अधिकार को समझिए क्योंकि जो अपने अधिकारों को नहीं समझता है वो पछताता है और उसका शोषण होता है। इसलिए हम आईटीआई अप्रेंटिस के जो भी अधिकार हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, वो सारे इस वीडियो में हम समझेंगे। हम चलते हैं अपने स्लाइड पर और एक एक करके समझाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। जब आप अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं या अप्रेंटिस के लिए ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो है, देखिए ये लिखा प्रशिक्षु। अब प्रशिक्षु समझिए जो होता है ट्रेनिंग होता है, जो अप्रेंटिस करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम प्रशिक्षु कहते हैं। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के कुछ फ़ायदे ये हैं, यानी ये क्यों बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। यह अधिनियम प्रशिक्षुओं को एक निश्चित अवधि के लिए विशेष पेशे या व्यापार में काम करने की अनुमति देता है। इससे नौकरी की सुरक्षा मिलती है। यानी कि जब हम अप्रेंटिस करते हैं तो इसमें कोई पेशा होता है, कोई काम होता है, कोई व्यापार होता है, उसकी काम करने की अनुमति दी जाती है कि भाई हाँ आप ये काम सीख सकते हो, आगे कर सकते हो। यह अधिनियम, मैं दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ ये वाला, यह अधिनियम उद्योगों में प्रशिक्षुओं में बार बार बोलूँगा तो ट्रेनी समझना उसको, ट्रेनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित करता है। इससे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1961 एक्ट के तहत जहां पर आप ट्रेनिंग करते हो वहां पर कार्यस्थल पर आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी आपको टूल्स हैं, औजार हैं, मशीनें हैं, वो सारी उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी जगह पे आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। अगला पॉइंट पढ़ता हूँ। इस अधिनियम में कुशल कारीगरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी आप ये समझिए कि 1961 के तहत ही क्यों बनाया गया था, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हम एक कुशल कारीगर बन जाते हैं। तो उस समय 1961 में हमारे भारत सरकार ने सोचा होगा कि हमारे भारत देश के अंदर कुशल श्रमिक की कमी हो रही है और कुशल श्रमिक की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी एक ट्रेनिंग बनाई जाए जिससे कि कुशल श्रमिक उत्पन्न हो। तो इसलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हो, 1961 वाला ही है ये भी। इससे नए जनशक्ति कौशल को बढ़ावा मिलता है। जैसे कौशल विकास कार्यक्रम अभी मोदी जी हमारे चला रहे हैं, उसी तरीके से 1961 में भी कौशलता को, निपुणता को बढ़ाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था ट्रेनिंग के लिए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। यह अधिनियम स्कूल छोड़ने वाले और आईटीआई से पास होने वाले लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। अब देखिए इसमें लिखा स्कूल छोड़ने वाले, देखिए ये एक पढ़ाई नहीं है, ये एक प्रकार की काम करने की ट्रेनिंग है। तो जो स्कूल छोड़ देते हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं या आईटीआई पास कर लेते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग जो है ऐसा भी नहीं है कि आईटीआई वालों की ही होती है। आप कक्षा 8 से भी कर सकते हो, कक्षा 10 से भी कर सकते हो। कई ट्रेनिंग ऐसी होती है जो पढ़ाई छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी बीएचएल झांसी में एक ट्रेनिंग चल रही है जिसे हम बोलते हैं वेल्डिंग ट्रेनिंग। तो वेल्डिंग ट्रेनिंग चल रही है, वो कक्षा 10th पास वालों के लिए। उसमें आईटीआई का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यदि आपको वो ट्रेनिंग वेल्डिंग वाली झांसी बीएचएल से करना है तो आप 10 पास हैं अगर, तो आप वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने फिटर फाइटर चैनल पर डाल रखा है। जो ये फिटर फाइटर चैनल आप लोगों को दिख रहा है, ये ऊपर आइकन है, तो आप इसका डाल लेना फिटर फाइटर, और उसमें आप देख लेना वेल्डिंग ट्रेनिंग हम कैसे करें। और यदि आप नए हों तो इस चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल कुछ ना कुछ आप लोगों को
देकर ही जाएगा, सिखा कर ही जाएगा। तो ये ट्रेनिंग का ये बना दिया कि आप स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो ट्रेनिंग करके कुछ ना कुछ अपना कौशल बढ़ा करके व्यापार कर सकते हैं। ITI पास वाले भी कर सकते हैं। अगला है, इससे श्रमिकों को ज़्यादा कुशल और लचीला बनाया जाता है। ज़्यादा कुशल मतलब वो अच्छे से काम कर सकते हैं, लचीला का मतलब काम करने में वो थकते नहीं हैं, अच्छे से काम करते हैं, ये सारा चीज़ उसमें बताई गई है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को 1961 में सन 1961 में पारित किया गया था संसद में, और इसे 1 जनवरी 1963 में, यानी 1-2 साल बाद, क्योंकि प्लानिंग होती है, तो 1961 में ये बन गया था संसद में। 1963 में 1 जनवरी को नए वर्ष के दिन ये लागू हो गया था। बाद में साल 1973 में और 1966 में इसमें कुछ संशोधन या सुधार किए गए, क्योंकि जब समय की मांग को देखते हुए कोई समस्या आती है तो उसमें संशोधन किए जाते हैं। तो 1973 और 86 में संशोधन किए गए। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला फिर मैं समझा देता हूँ। 1961 प्रशिक्षु अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा सीखे जा रहे व्यापार या पेशे में पर्याप्त शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। 1961 हमें गारंटी देता है कि जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ पर उसको पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण के औजार उपलब्ध कराए जाएं। ये 1961 एक्ट के तहत है। यानी कि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं और हमारे पास ना टूल है ना मशीनें हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि प्रशिक्षु अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल होने के लिए सभी आवश्यक कौशल सीखने में सक्षम है। यानी जिस क्षेत्र में वो ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ पर पूर्णतः अच्छे से वो सीख रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँच चलते हैं और अगला समझाते हैं आपको। अप्रेंटिस का अधिकार क्या है। अब ये सारी चीज़ें आप अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रशिक्षुओं के पास अन्य कर्मचारियों के समान ही अधिकार है। जैसे जो हमारे कंपनी के परमानेंट कर्मचारी होते हैं वैसे ही उनके पास अधिकार है। आप रोजगार के अनुबंध के हकदार हैं, यानी आप कहीं रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी अधिकार है आपका, यदि उसमें वैकेंसी आती है तो। और हर साल कम से कम 20 दिन का सवेतन अवकाश, यानी आपको 20 दिन का इसमें छुट्टी मिलेगी वेतन सहित 20 दिन की। देखिए इसमें लिखा है 20 दिन की सवेतन, सवेतन का मतलब होता है वेतन सहित। साथ ही बैंक अवकाश, जो आपकी गजिस्ट्रेट छुट्टी होती है, जैसे दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, जो भी ये 10-11 छुट्टी मिलती हैं वो भी आपको मिलेंगी। 10 छुट्टी मिलती हैं साल भर में, 10 से 11 छुट्टी रहती है जितनी महारत कंपनियां होती हैं। अगर आप और कहीं कहोगे तो इससे बढ़ भी सकती है घट भी सकती हो। 20 आपको ये अलग से मिलेगी, जिसमें CL रहेंगी और मेडिकल रहेगा। इसमें CL और मेडिकल रहेगा 20 में, ठीक है ना। तो ये मिलती। आप अपने नियोक्ता के साथ प्रति सप्ताह कम से कम 30 घंटे काम करेंगे प्रति सप्ताह। अब प्रति सप्ताह में आप लोग समझना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डे होते हैं, लेकिन एक दिन की छुट्टी रहती है तो 6 डे बचे। और 6 दिन में आप 8 घंटे काम करोगे तो 8 घंटे मतलब 6 × 8 = 48 घंटे हो रहे। तो 48 घंटे तो भाई 100% अगर नहीं कर पा रहे आप तो कम से कम आपको कितने 30 घंटे काम करेंगे। दिन ब्लॉक रिलीज दूरस्थ शिक्षा E-लर्निंग के माध्यम से आप अंशकालीन अध्ययन भी कर सकते हैं। यानी आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कहीं पर देखिए रेगुलर पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो, आप दूरस्थ शिक्षा कर सकते हो, मतलब प्राइवेट कोई पढ़ाई कर सकते हो, E-लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। दिन रिलीज मतलब शाम को जैसे ही आपकी छुट्टी होती है 4 बजे के बाद यदि कोई काम है तो वो आप कर सकते हो। 4 बजे के बाद कहीं कोई क्लास लगती है वो भी आप कर सकते हो। यानी इसमें कोई भी आप इसमें अगर आपको कोई मना करता है तो आप उसको ये नियम बता सकते हो। ऑनलाइन पढ़ा हुआ है 1961 एक्ट के तहत, यानी आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ परमिशन आपको लेना है, वो आपको परमिशन देगा। यदि नहीं देता है तो ये बात उनको आपको बताना है। इसके बाद है अगला पॉइंट, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ट्रेड अप्रेंटिस में क्या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी आपकी अप्रेंटिस हो गई, आपकी ट्रेनिंग हो गई तो इससे प्रमाण पत्र मिलेगा क्या, तो ये भी 1961 एक्ट के तहत ही है कि आपको हाँ प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता मतलब कि उसकी निपुणता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे वैध रोजगार अनुभव के रूप में भारत
भर में रोजगार एजेंसियों पंजीकृत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र जो होगा वो 1 साल का आपका अनुभव माना जाएगा। यदि आप 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं तो 1 साल का अनुभव, आप 2 साल की ट्रेनिंग करते हो तो 2 साल का अनुभव। देखिए इसमें लिखा हुआ है रोजगार अनुभव। यदि कहीं मांगता है कि ITI प्लस 1 साल का अनुभव, तो वो आपकी जो ट्रेनिंग आपने करी है, जो आपने प्रशिक्षण किया है 1 साल का, वो 1 साल का आपका अनुभव माना जाएगा। कितने साल का? 1 साल का। और ये जो आपका अनुभव होता है, जो रोजगार एजेंसियों पंजीकृत होता है, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां रोजगार देती हैं, रोजगार कार्यालय होते हैं जितने भी, सभी में भी आपका अनुभव जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपका चेक हो जाएगा, आपका अनुभव काम करेगा। तो इस तरीके से आपका 1961 एक्ट के तहत काम होगा। इसके बाद अगला, अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे हैं? तो अप्रेंटिस करने के फायदे मैं बता देता हूँ फटाफट। काम करने की बढ़ती है नॉलेज बनेगी। अप्रेंटिस के लिए लगभग 1 साल का समय होता है, लगभग मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसको करने से पात्र को काम की नॉलेज हो जाती है और वो काम करने के साथ ही मानदेय भी मिलता है, मतलब उसको जो पैसा मिलता है वो भी मिलता है और नॉलेज भी मिलती है। नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, मतलब उसको थोड़ा सा वरीयता दी जाती है। ITI बेस पर निकलने वाली नौकरियों में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यानी यदि आपने ITI से रिलेटेड कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया है, यदि आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ी सी उसमें वरीयता दी जाएगी। और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि आप अप्रेंटिस अगर करे हो तभी उसमें अप्लाई कर पाओगे। अगला पॉइंट है प्रशिक्षु के कर्तव्य का। मैं ये आपको बता देता हूँ, ये कर्तव्य होते हैं। अप्रेंटिस के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के क्लास के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। यदि आप वहाँ पर ऐसा कहेंगे तो गलत है। क्लास के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि उसे इंडस्ट्री प्लांट में ले जाकर सामान्य वर्कर की तरह कार्य करना पड़ेगा। जो सामान्य वर्कर होता है वैसे ही उसको कार्य करना पड़ेगा। कोई उसको बैठकर पेन कॉपी किताब से नहीं पढ़ाया जाएगा और आपको सामान्य वर्कर की तरह कार्य करना पड़ेगा। अब सामान्य वर्कर क्या होता है? सामान्य वर्कर वहाँ के जो परमानेंट वर्कर होते हैं, जैसे जो नॉर्मल वर्कर कार्य करते हैं, आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप सफाई करिए, आप झाड़ू लगाइए, आप पोंछा करिए, आप पुताई करिए, तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ सामान्य वर्कर की तरह कार्य करना है, जो नॉर्मल वहाँ का परमानेंट वर्कर कार्य करता है। अगला है तीसरे पॉइंट, जो रूल्स वगैरह होते हैं वो बताता हूँ। केवल 6 या अधिक श्रमिकों वाले नियोक्ता ही प्रशिक्षु नियुक्त कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी है उसमें 6 या अधिक कर्मचारी हैं तभी वो अप्रेंटिस के लिए लोगों को ले सकता है। ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें श्रमिकों की संख्या 40 से अधिक नहीं है, ठीक है ना, 40 से अधिक नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठान प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। यदि ऐसी कोई कंपनी है जिसमें 40 से अधिक कर्मचारी ना हो तो उसके लिए हमारा गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है कि आप ट्रेनिंग कराइए। अगर 40 से अधिक कर्मचारी हैं तो उसके ऊपर 1961 एक्ट के तहत जो हमारी गवर्नमेंट है वो दबाव डालेगी, उनको ट्रेनिंग करवाना ही पड़ेगी। लेकिन कम है तो वो उसका मन चाहे तो करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता है। अप्रेंटिस के रूल्स व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 14 वर्ष से कम है तो वो अप्रेंटिस में अप्लाई नहीं कर पाएगा। खतरनाक उद्योगों से संबंधित व्यवसायों के लिए, यदि कोई हजार्ड्स वाला काम है, कोई डेंजर वाला काम है, तो उसमें 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये देखना है, ध्यान करना है। शारीरिक फिटनेस आपकी होनी चाहिए। जब आप अप्रेंटिस करने जाओगे तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना, डॉक्टर से बनेगा जो। शिक्षा के मानकों को आपको पूरा करना पड़े, जो भी वहाँ मांगा गया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है प्रशिक्षु एक प्रशिक्षु है, ना कि श्रमिक। श्रमिक का मतलब उसे हम लेबर नहीं समझेंगे, वो एक प्रकार का ट्रेनी होता है। तो आपका लेबर यदि काम कराया जाए लेबर जैसा, तो आपको उसे बोलना है कि हम एक ट्रेनी हैं। इसलिए वेतन मजदूरी के बजाय उसे वजीफा, उसे वेतन या मजदूरी नहीं बोलेंगे। जैसे अगर हम अप्रेंटिस में उसको वेतन बोल देते हैं तो वो वेतन नहीं होता है, वो एक प्रकार का वजीफा होता है, उसे हम वजीफा कहते हैं, उसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है ना। व्यापार, अगला है व्यापार प्रशिक्षुओं को दे माह वजीफे की न्यूनतम दर निगलित होती है उसे, यानी उसको क्या क्या कितना मिलता है वही मैं आपको बताता हूँ। जो वजीफा मिलता है वो भी बताऊँगा। प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान अर्धकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 70% मिलता है। अब आपको अर्धकुशल बता देता हूँ। अपनी कंपनी में 3 प्रकार के वर्कर होते हैं। एक होता है स्किल्ड वर्कर, मैं लिख देता हूँ स्किल्ड वर्कर, एक होता है सेमी स्किल्ड वर्कर, एक होता है अनस्किल्ड वर्कर। 3 प्रकार के होते हैं, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, जो मैंने लिख दिए।
तो सेमी स्किल्ड वर्कर होता है जो बीच वाला, इसे बोलते हैं हम अर्धकुशल। तो इसकी पेमेंट का अपन लोगों को जो ट्रेनिंग करेंगे, आप लोग ट्रेनिंग करोगे, उसका 70% मिलेगा। और जो सेमी स्किल्ड वर्कर होता है, इसकी लगभग पेमेंट आपकी 400 रुपये पर डे चल रही है अभी, ये गवर्नमेंट तय करती है। तो 400 रुपये पर डे का अगर हम 70% लगाएं तो 280 रुपये पर डे हो गया, यानी हम राउंड फिगर में 300 ले लेते हैं। तो 300 का हम 30 दिन का गुणा करेंगे तो लगभग 9,000 के आसपास पेमेंट बनती है। पर कहीं कहीं पर क्या होती है कि सेमी स्किल्ड वर्कर की पेमेंट कम होती है, तो ट्रेनिंग वाले की पेमेंट भी कम होती है। अब ये क्यों कम होती है, ये डिपेंड करता है उस शहर की ग्रेड पर। शहर 3 प्रकार के होते हैं, एक ए ग्रेड होता है, एक बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड शहर होता है। तो ए ग्रेड के जो वर्कर होते हैं उनकी पेमेंट ज़्यादा होती है, बी ग्रेड के जो शहर होते हैं उनकी पेमेंट कम होती है, सी ग्रेड के शहर होते हैं उनकी पेमेंट कम होती है। तो अगर उस सेमी स्किल्ड वर्कर की, अर्धकुशल कारीगर की पेमेंट कम हो जाएगी तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनिंग की और प्रशिक्षु की पेमेंट भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी वजह से भोपाल में जो ट्रेनिंग करते हैं उनकी पेमेंट 7,500 रुपये है, जो झांसी में ट्रेनिंग करते हैं उनकी पेमेंट 7,000 रुपये है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है अप्रेंटिस रूल्स। प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु एक प्रशिक्षु होगा, ना कि श्रमिक। इसमें आगे कहा गया है कि श्रम से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधान प्रशिक्षु पर लागू नहीं होते हैं, यानी श्रमिक कानून इस पर लागू नहीं होंगे, सिवाय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के निर्मित प्रावधानों के, जो प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण से संबंधित होंगे। यानी इसमें श्रम वाले कानून इसमें नहीं लगेंगे, इसमें एक प्रकार से जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो वाले कानून इस पे काम करेंगे, या ट्रेनिंग वाले कानून इस पे काम करेंगे। अगला है उपरोक्त वजीफा, जो आपको पैसा मिलेगा 7,000, 7,500, 9,000, 10,000 जो भी मिलेगा, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल श्रमिकों के वेतन के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यानी वो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वो दिया जाएगा। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ केंद्र सरकार से मिलेगा, और कुछ राज्य में केंद्र सरकार के तहत कुछ पैसा आता है, कुछ राज्य सरकार देती है। तो इस तरीके से हमारे अप्रेंटिस के जो रूल्स और नियम होते हैं। प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में अर्धकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 70%, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। दूसरे वर्ष में अर्धकुशल कम श्रमिकों का वेतन का 80%, यदि 2 साल की ट्रेनिंग है तो 80% मिलेगा, यानी आपका पेमेंट थोड़ा अगले साल बढ़ जाएगा। तीसरे और चौथे वर्ष के अर्धकुशल कारीगर का 90%, ये 3 साल की ट्रेनिंग है तो 90% मिलेगा। आप निकाल सकते हैं इसका, आप लोग निकाल सकते हैं कितनी का पेमेंट आपको मिल रही है। अगला जो रूल्स है, कार के कुल घंटे 48 घंटे। देखिए अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर 6 दिन हम काम करते हैं तो 48 घंटे होते हैं। तो 48 घंटे 42 घंटे के लिए होना चाहिए। देखिए जो लिखा हुआ है, प्रशिक्षु को पेशेवर सलाहकार की स्वीकृति के बिना ओवर टाइम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक पॉइंट मैं समझाता हूँ। प्रशिक्षु हो गया ट्रेनिंग वाला, सलाहकार की स्वीकृति, सलाहकार जो होता है जो आपको ट्रेनिंग कराता है, उसकी अनुमति के बिना ओवर टाइम के लिए नहीं रोका जा सकता है। यदि आप मान लीजिए आपका HR डिपार्टमेंट है, HRD है, तो HRD के आपके जो अधिकारी हैं उन्हीं के अंडर आप काम करते हो। यदि लेकिन आपकी पोस्टिंग किसी शॉप फ्लोर पर हो गई है, अब शॉप फ्लोर पर आपके जो शॉप फ्लोर वाले अधिकारी हैं वो कह रहे हैं आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, आप कह रहे हैं हमें नहीं करना है, तो आप इनको कह सकते हैं कि अगर हमारा HRD का अधिकारी कहेगा तभी हम करेंगे, हम आपके अंडर नहीं हैं, हम HRD वाले अंडर में हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको ज़बरदस्ती कोई काम कराता है तो ये बात आपको उनको करना है, उनसे लड़ना नहीं है, बस बात करनी है। प्रशिक्षु नीचे दिए गए अनुसार 12 महीने में छुट्टी, तो क्या कौन सी छुट्टी मिलती है? देखिए 12 मिलेंगी, इसको CL आकस्मिक अवकाश कहते हैं, इसे CL कहते हैं जी, ये लिख दे रहे हिंदी में। 15 दिन का चिकित्सा अवकाश, मेडिकल मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? मेडिकल चिकित्सा अवकाश, मेडिकल कहते हैं। 10 दिन की अन्य छुट्टियां मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो छुट्टी हॉलीडे होती हैं, जो हॉलीडे अभी मैंने बताई थी, जिसके बैंक अवकाश कहते हैं, हॉलीडे कहते हैं। 10 या 11 दिन का रहता है, मैन जो त्यौहार होते हैं। तो इतनी छुट्टी आप देख लीजिए, 12 दिन है, 15 दिन है, 10 दिन है, तो ये छुट्टियां आपको मिलेंगी। इसके बाद है प्रत्येक नियुक्ता पता है कौन होता है? जो हमें ट्रेनिंग कराता है, जैसे HRD कह सकते हैं, HR डिपार्टमेंट को अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक
प्रशिक्षु के प्रशिक्षण की प्रगति का रिकॉर्ड कार्यशाला प्रयोगशाला नोटबुक में करना होता है। जो भी हमारा ट्रेनिंग काम कर रहा है, एक अप्रेंटिस वाला काम कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है। किसको रखना पड़ता है? नियोक्ता को। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड उसमें रखा जाएगा कि आप क्या काम उसमें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, या ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपका नियोक्ता रखेगा। प्रत्येक नियोक्ता ऐसी सूचना और विवरण के प्रारूप में ऐसे प्राधिकारियों को तथा ऐसे अंतरालों पर प्रस्तुत करेगा जैसा कि विदित किया जाता है। यानी कि वो बीच बीच में आपको सूचनाएं देता रहेगा, फॉर्म भरने के लिए बोलता रहेगा, क्योंकि आपका जो बाद में प्रैक्टिकल होता है उससे रिलेटेड विवरण, जानकारी, रूल्स रेगुलेशन आपको सभी बताएगा। ये आपका जो नियोक्ता होता है उसका कार्य है। इसके बाद नियोक्ता का दायित्व। नियोक्ता जो आपको ट्रेनिंग करा उसका क्या दायित्व है? जैसे आप बीएचएल में कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो बीएचएल का क्या दायित्व है? प्रशिक्षु को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना, एक सही ट्रेनिंग प्राप्त करना। यदि नियोक्ता उस ट्रेड में योग्य नहीं है तो योग्य प्रशिक्षक की नियुक्ति करना। यदि जो ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग करा रहा है वो सही नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है, तो बीएचईएल या कोई भी संस्थान है उस ट्रेनिंग के लिए नया नियुक्ति करेगा। जो आपको ट्रेनिंग कराएगा व्यक्ति, इंस्ट्रक्टर जिसे हम बोलते हैं, निर्धारित योग्यता रखने वाले पर्याप्त जो ट्रेनर होंगे वही उनको नियुक्त करना पड़ेगा। किसको? जो आपको ट्रेनिंग करा रहा है। अगला है प्रशिक्षु को। देखिए इसमें मैंने दो बता दिए थे, पहला दूसरा। निर्धारित योग्यता रखने वाले पर्याप्त शिक्षण स्टाफ जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षिता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन उन्हें करना पड़ेगा। जो हमारे ट्रेनी के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करना पड़ेगा। अब दायित्व में क्या हो सकता है? कोई फॉर्म भरना है, ठीक है ना, कोई बीच बीच में फायर की ट्रेनिंग कराना है, सेफ्टी की ट्रेनिंग कराना है, तो ये सारे उनको कराने पड़ेंगे। ठीक है ना। अपने व्यापार को ईमानदारी और लगन से सीखें। ये हमारे प्रशिक्षुओं के दायित्व हैं। आपको अच्छे से सीखना है, उद्दंडता नहीं करना है। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने से पहले स्वयं को कुशल कारीगर के रूप में अर्हता प्राप्त करने का प्रयास करें। नियमित रूप से व्यावहारिक और अनुदेशात्मक कक्षाओं में भाग लें। अपने जो भी उनकी ट्रेनिंग की जो बीच बीच में कक्षाएं लगती हैं सेफ्टी की, फायर की, उनको भाग लें। अपने नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी आदेशों का पालन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो हमारे परमानेंट वर्कर होते हैं उनका जो रूल्स रेगुलेशन है उनका कहना माने, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। उद्दंडता का वहाँ पर उपचार ना करें। प्रशिक्षण अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें। उद्दंडता अगर करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपकी अप्रेंटिस समाप्त की जा सकती है। सभी से अच्छे से व्यवहार करना है, अनुशासन में रहना है। शिक्षा के दायित्व देखिए इसमें लिखे गए हैं। ये वही पॉइंट था। प्रशिक्षण के बाद ट्रेड अप्रेंटिस राष्ट्रीय परिषद आयोजन परीक्षा वैकल्पिक आधार में शामिल होता है। यानी आप जैसे ट्रेनिंग कर लिए हैं तो इसके बाद जो परीक्षा होती है वो वैकल्पिक है। अगर कोई चाहे संस्थान तो करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता। नियोक्ता प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि आप किसी जगह से ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पर नौकरी के लिए एक प्रकार का बिल्कुल दावा नहीं कर सकते हो। वो चाहे तो ले भी सकता है, वो चाहे तो नहीं ले सकता है। ठीक है ना। प्रशिक्षुता में भर्ती के लिए नीति बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। ये अनिवार्य नहीं है कि वो आपको नौकरी ले ही ले। वो उसका मन हो तो ले, नहीं मन हो तो नहीं ले। आप उस पर दावा नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर कोई संस्थान उल्लंघन करता है, कुछ इस संस्थान का है, नियोक्ता द्वारा नियोजित प्रशिक्षु की संख्या से अधिक अगर उसने ट्रेनिंग भर लिए तो उसको देखिए प्रथम 3 माह तक प्रशिक्षुता में कमी करने के लिए प्रति माह 500 रुपये तक जुर्माना दिया जाएगा। यदि वो ट्रेनिंग जो ज़्यादा भर लिए कम नहीं करता है तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा उसको सरकार को। अगर इसके बाद 3 माह के बाद यदि वो ट्रेनिंग को नहीं निकालता है तो उसको प्रति माह 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वो ज़्यादा सीटें नहीं ले सकता, जितनी जगह होती है उतनी सीटें ले सकता है। ठीक है ना। ये रूल्स लिए गए हैं। ये उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग कितने भी भर लें, कैसे भी कर लें। कोई भी सूचना देने में लापरवाही अगर उसने बरती, ठीक है ना, कोई फॉर्म भरने में उसने लापरवाही की, ठीक है, आपके फॉर्म भरने में लापरवाही की संस्थान ने, कोई शिक्षा देने में, प्रशिक्षण देने में लापरवाही की, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो प्रत्येक घटना के लिए उसको 1000 रुपये
के जुर्माने से दंडनीय किया जा सकता है उस संस्थान को। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई आपका फॉर्म गलती से जानकारी नहीं देते हैं तो उनको आप कहिए कि हम आपकी शिकायत कर देंगे ऊपर, कानपुर या जबलपुर जहाँ भी करना है। अधिनियम में के किसी अन्य उल्लंघन के लिए भी जुर्माने के रूप में उसके 1000 रुपये से और परंतु 3000 रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है उसको। एक RDAT ऑफिस होता है, RDAT, जो अप्रेंटिस को देखता है। तो इसके तहत यदि आपसे कोई दंडनीय बात करता है, आपके फॉर्म नहीं भरता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं RDAT ऑफिस। ये लिखा, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं के प्रति प्रशिक्षु, जो आपका संस्थान है वो आपको 1500 रुपये देगा। देखिए 25% की आपूर्ति जो अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह होगी। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे प्रशिक्षु से आने वाले प्रशिक्षुओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा बुनियादी की रुपये प्रति घंटे की दर से दी। इसमें ये सब लिखा हुआ है कि कितना किसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना, नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं के प्रति प्रशिक्षु। तो इसमें देखिए अलग अलग जगह से पैसा आता है, ठीक है ना। वो कैसे आता है मैं इधर लिख देता हूँ आपको। देखिए 1500 रुपये एक जगह से आएगा, ठीक है ना, और 7500 आपको मिल रहा है, तो 1500 में आपके कितने बचे, 6000 रुपये और बचे। तो ये 2 प्रकार के पैसे हो गए, ठीक है ना। 1500 रुपये प्रति माह अलग जगह से आएगा, ठीक है। तो ये पैसा आपको दिया गया, जिसमें लिखा गया नियुक्त करने वाली नियोक्ताओं के प्रति प्रशिक्षु निर्धारित वजीफे के 25% की आपूर्ति, जो अधिकतम 1500 रुपये हो सकती है। यदि आपके 1500 रुपये आपको जो में नियुक्ता होगा वो देगा, और 6000 रुपये आपको भारत सरकार से मिलेंगे। तो ये दोनों जगह से अलग अलग पैसे आपको मिलेंगे, पर आपके खाते में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो सारे पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दिए। कोई दिक्कत हो अप्रेंटिस से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल फ्रीडम फाइटर पर कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने अपने चैनल पर अप्रेंटिस के बहुत सारे वीडियो, नौकरी के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उनको देखते रहिए, प्लेलिस्ट पे जाइए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।